सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट। और होस्ट मैं हूँ इसलिए चर्पी क्योंकि आज है योम पाकिस्तान। आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान डे। सो आप सब लोगों को हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का ये योम पाकिस्तान मुबारक हो। 23 मार्च को छुट्टी तो होती है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम लोगों को एक एक एक्स्ट्रा छुट्टी मिल गई, चलो ज़रा लेट रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं। ओ ग्रेट, आई थिंक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोर देन एवर इस आजकल के हालात के अंदर कि हम सब लोग इकट्ठे हों, यूनाइट हों और किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए खड़ा हों। जिस तरह योम पाकिस्तान के दिन हुआ था, इसकी जो अहमियत है हिस्टोरिकली मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ताकि आप लोगों के अगर बच्चे आपसे पूछें कि ये छुट्टी हम क्यों मना रहे हैं, जिसका रिस्पॉन्स 99% एडल्ट्स के पास नहीं होता, विच आई डोंट अंडरस्टैंड। योम पाकिस्तान इसलिए मनाया जाता था क्योंकि 1940 में 23 मार्च के दिन पे कायद आज़म और फाउंडिंग मेंबर्स जो थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने मीनार पाकिस्तान लाहौर मंटो पार्क के अंदर अनाउंसमेंट करी थी कि हम लोग अपना मुल्क अलग करेंगे। हम लोग जब बिकॉज़ हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी थी, दे फेल्ट कि उन लोगों की आवाज़ जो है वो नहीं बन सकेगी। इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज़ इट वाज अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, एक इंटेंशन, यानी कि एक आपकी जो इंटेंट होती है वो इस दिन डिक्लेयर करी थी। सो ये जब इस तरह की इंसान डिक्लेरेशंस करते हैं तो हम एज अ हॉलीडे ऑब्वियसली इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम उनकी डिक्लेरेशन को, उनके इंटेंट को ऑनर करना चाहते हैं। एंड आई थिंक कि आज के दिन हम सब लोगों को पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें भी कुछ इंटेंशंस और कुछ डिक्लेरेशंस अपने आप से, किसी और के लिए नहीं, अपने आप से करनी चाहिए। अपने मुल्क को खूबसूरत करना चाहिए, हरा करना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देनी चाहिए, अपने नेबर से अच्छे से बात करनी चाहिए, अपनी नौकरी के अंदर ऑनेस्टी के साथ पेश आना चाहिए, झूठ कम बोलना चाहिए। छोटी छोटी अपने अंदर जो हम चीज़ें सही कर सकते हैं जो कि इवेंचुअली हमारे मुल्क की, हमारे इर्द गिर्द के लोगों के मफाद के अंदर, बेनिफिट के अंदर वो चीज़ें जाएं, तो वो कितनी अच्छी बात है। आई फील के वी शुड टेक दीज काइंड ऑफ डेज एंड टेक अ लिटिल सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं, आप इसको कह लें इंस्पिरेशन कह लें, या आप इसको कह लें कि हम उनके नक्शे कदम पे चलना की कोशिश कर सकते हैं। पर आई थिंक कि ज़रूरी है यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन शुड नॉट जस्ट बी 3 वर्ड्स जो कि खूबसूरती से लिखे हों। हम कहते हैं कराची में 3 तलवार है। आप जब इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से आप अपनी कैपिटल सिटी की तरफ जा रहे होते हो तो वहाँ पे हिल्स के ऊपर लिखा हुआ है यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। किसी के फरिश्तों को नहीं पता कि भाई इस बात का मतलब क्या है। आई थिंक दैट now more than ever in this day and age we need all 3 of these principles in our lives and we should declare them today. आई होप कि आप लोग आपके जो बच्चे हैं आप लोग इनके साथ सेलिब्रेट करें। बाय द वे ये भी बताते चलें कि 1956 के अंदर आज के दिन हम लोग पहले डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान थे और हम लोग कन्वर्ट हुए टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑन द 23rd ऑफ मार्च एज वेल। सो हमारे लिए तो डबल वाली डबल वाली खुशी है। तो एनीवेज़ इसी के साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज के दिन के लिए ISPR ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक गाना रिलीज़ किया है जिसको गाया है अली ज़फ़र ने और आयमा बेग ने। मैं इस गाने की आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ, तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ये था गाना अली ज़फ़र का और आयमा बेग का, एक कौम एक मंजिल। आई होप कि वी कैन ऑल डू समथिंग लाइक दिस। वेरी कैची, मज़ेदार सा गाना है। आप लोगों को ये भी बताते चलें कि हम लोगों के सेट के ऊपर एक बहुत हमारी फेवरेट स्टोरी टेलर हैं, वो मौजूद हैं, तो मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। तो चलते हैं माइटी मॉम्स की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं आंटी ताशी, जो कि स्टोरी टेलर तो हैं ही मगर एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पाकिस्तान डे मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आंटी ताशी, यू लुक फैबुलस। आपके क्या कपड़े हैं। और आंटी ताशी का प्लीज़ पर्स चेक करें। आई लव द लिटिल हैंड बैग एंड द इयररिंग्स एंड द आउटफिट। इट ऑल जस्ट पुट्स द इट ब्राइटन्स आवर डे। शुक्रिया बहुत बहुत। पर जैसे आपने कहा नारूज के जब कोई इतना खुशी का दिन हो
तो उसको कैसे आपने बच्चों को, लोगों को, सबको समझाना है। बिल्कुल। अब मैं डल से कपड़े पहन के आ जाऊँ, जैसे खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ दे बात है, आज तो खुशी का मौका है, मुझे हर चीज़ वो दिखानी है। थोड़ा सा वक्त आप देते हैं ना, जितना मैं उसमें डाल सकती हूँ पाकिस्तान के लिए। तो ये भी वो भी ये सब कुछ है। ये विमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट जो हम एज विमेन, पता है कितना इम्पोर्टेंट है। Absolutely. तो ये भी, ये जो मेरे कप लिबास है, ये जो मेरा पर्स है, ये दोनों ऐसे विमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो औरतों को घर बैठे ऐसा हुनर दिया जाता है और चीज़ें दी जाती हैं जो काम करें और बेचें, उनको घर से बाहर निकलना ही नहीं पड़ता। और अल्लाह का बहुत शुक्र है हमारे, लुक्स फैंटास्टिक, है ना, ब्यूटीफुली डन, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। और ये तो मेरी शलवार तो मेरे हरे पाकिस्तान में हरे हरे तोते और परिंदों की ख्वाब है और होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हम लोग आपसे स्टोरी भी सुनना चाहते हैं, मगर जाना है हमें एक छोटी सी ब्रेक पे। अगर आपके घर में नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और आप उनके साथ पाकिस्तान डे के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एज पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखा सकें, तो कहीं ना जाइएगा। ब्रेक के बाद हम लोग आंटी ताशी से कहानी सुनेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी फेवरेट स्टोरी टेलर मौजूद है, आंटी ताशी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने छोटे बच्चों को एजुकेट करें कि पाकिस्तान डे को किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने मुल्क को किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, हाउ टू फील प्राउड ऑफ आवर नेशन। आंटी ताशी हमेशा एक अमेजिंग किस्म की स्टोरी लेकर आती हैं। आज भी आई एम श्योर उन्होंने बहुत अमेजिंग स्टोरी लाई होंगी। आंटी ताशी, आज की क्या कहानी है? आज की जो कहानी है ना, देखिए घर बैठे आ जाती है, पता चल जाता है कि बहुत ख़ास दिन आ रहा है और वो कहानी आ जाती है मेरे घर। अब देखें, ABCD ऑफ पाकिस्तान, और ये जो है ना, ये है चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल एंड वाई बुक की पब्लिकेशन है। अब ये लिखी गई है मर्जिया अब्बास साहिबा ने और मिशेल खान ने इसकी बेहतरीन तस्वीर को बनाया है। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो एक इदारा तालीम आगाही का हिस्सा है, ITA जिसको कहते हैं, और जिनका काम ये है कि वो जो भी प्रोजेक्ट्स आप करना चाहते हैं अपनी तालीम के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, उस सिलसिले में वो प्रोजेक्ट्स करते हैं। अच्छा, बातें तो इसके बारे में हम करते ही रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कहानी का। जी हाँ, तो कहानी शुरू करने से पहले मैंने पहले भी बताया कि जब कोई प्यारी सी कहानी लिखती हैं अम्मी ख़ास तौर पे, तो अक्सर अपने बच्चों के लिए डेडिकेट भी कर लेती हैं। और इतनी प्यारी सी बात लिखी है इन्होंने, लिखी है इस किताब, उन्होंने लिखा है कि ये किताब मैंने हमज़ा एंड अलेहा के नाम लिखी है। मे यू मेक पाकिस्तान प्राउड, मेरी दुआ है कि आप पाकिस्तान को आप पर फ़ख्र हो, ठीक है ना, और हमें भी आप सब पे बच्चों पे बहुत फ़ख्र है। सबसे पहले कहानी में आए एक प्यारा सा बच्चा, उसका नाम है हसन, और हसन की एक है प्यारी सी दोस्त बिल्ली, मगर नाम है उसका मक्खन। और हसन कहते हैं आओ चले मैं आपको पाकिस्तान की सैर कराता हूँ, मेरा खूबसूरत पाकिस्तान। सबसे पहले हसन हमें लेकर जाएंगे एक चीज़ पहनाने के लिए सूबाए सिंध में, और सूबाए सिंध की है एक बहुत अच्छी चीज़ अजरक, ओढ़ी हुई है उसने, और बताते हैं कि ये ख़ास तौर पे लकड़ी के नकूश से बन के ब्लॉक से बनती है और मुझे बहुत पसंद है। और ए जो होता है ना, अजरक से होता है, और ए से होती है आज़ान। अब चलिए बी से क्या होता है? बी से है बादशाही मस्जिद जो लाहौर में है, और ये एक मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने बनाई थी। मगर बी से होती है मज़ेदार बिरयानी, और सी से होता है चपली कबाब, बहुत मज़ेदार चपली। मुझे तो भाई बहुत भूख लगने लगी है। अभी से ही आप इतने खानों की बातें करेंगी तो आगे देखे क्या क्या आता है। अच्छा। फिर कहते हैं कि जो हमारे उसके बाद सी से होता है चौलिस्तान का सहरा। देखिए पाकिस्तान में सब कुछ तो अल्लाह ने दिया हुआ है। अच्छा, वहाँ एक दिड़ावर फोर्ट है जो हिंदू हाकिम ने बनाया था। और फिर आगे चले, मक्खन आपको बहुत कुछ बताती भी जाती है। अब चले हमारे सुपर हीरो अब्दुल सत्तार ईदीबा, जिनको हम ईदी बाबा कहते हैं। और आपको पता है उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा फलाही इदारा बनाया, और पता है किसके लिए बनाया? सिर्फ इंसानियत के लिए। ई फॉर ईदी बाबा, भूलना नहीं, सुपर हीरो हमारे। अब आगे देखते हैं, आ जाता है फेस्टिवल, F फेस्टिवल,
मतलब है त्यौहार। अब त्यौहार हमारी ईद, क्रिसमस, दिवाली, बसंत और भूलना नहीं चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल। और त्यौहार देखे कितना मज़ेदार पाकिस्तान है, हर तरह की खूबसूरत चीज़ है। अच्छा, अब इसके अलावा अब हम आगे वाले जो आते हैं जी से होते हैं, फिर से कहेंगे अरूज, फिर क्या ले आए? गुलाब जामुन, हाय हाय, रसीले गुलाब जामुन जो सब पाकिस्तानियों को बहुत पसंद है। और एच से होता है हॉकी, और हॉकी हमारी कौमी खेल। और एच से होता है हिंगोल पार्क नेशनल पार्क, और हॉकी हिंगोल नेशनल पार्क में मत खेलना, गेंद तो कभी मिलेगा ही नहीं। अब जी आगे चलो, और आपको पता है आई से होता है इस्लामाबाद दारुल हुकूमत, जी हाँ। और उसके अलावा इंडस सिविलाइजेशन, इंडस तहजीब, कदीम हज़ारा साल पुरानी। नई चीज़ें भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और पुरानी कदीम चीज़ें भी, जिस तरह के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कदीम शहर अभी भी उनके पड़े हुए हैं, वहाँ रूइंस पड़े हुए हैं, लोग जाके देखते हैं। और फिर आ गया गाना, अभी बताया था ना आपने कितने ज़रा हमारे हुब्बुल वतन गुलूकार क्या मज़े मज़े के गाने गाते हैं, दिल में क्या जोश और जज्बा पैदा होता है अपने मुल्क के लिए। अब चले जी आते हैं प्यारा केफर कराची, हमारा प्यारा कराची, सबको बहुत प्यारा कराची। फिर आ गया लाहौर, मज़ेदार खूबसूरत बागात लाहौर के, और वहाँ के कदीम पुरानी जैसे कहते हैं ना हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं बहुत ज़्यादा। क्या मज़ेदार पाकिस्तान है भाई, वाह। फिर जी आ गया असल बात जिस पे मीनारे पाकिस्तान, जैसे अभी अरूज ने बताया कि जिस दिन इरादा किया था कि मुसलमानों के लिए अलग मुल्क होगा, उस दिन वहाँ उस जगह को याद करने के लिए एक बनाई जगह मीनारे पाकिस्तान। और फिर एम से हमारी एक और छोटी सी नन्ही सी हीरो, अब बड़ी हो गई हैं थोड़ी, मलाला यूसुफजई। आपको पता है वो सबसे कम उम्र खातून थी, लड़की थी, जिन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के लिए जद्दोजहद की और कर रही हैं। और फिर तो आम, मीठे मीठे मैंगोज़, रसीले। हमारी तो गर्मी शुरू नहीं होती पाकिस्तानियों की जब तक आम ना खाएं, और ऐसे भी नहीं, एक दो भी नहीं, बाल्टी भर के आम खाने होते हैं हमें। खैर ये तो हमारी जान है आम पाकिस्तान के। और फिर देखें, मैंने कहा ना हमारे गुलूकार लोग, जिस तरह हमारी मलका तरन्नुम नूर जहान, उनके गानों ने अभी तक ऐसा जोश वलवला पैदा करते हैं। बुरे बुरे हालात में हमारे मुल्क गुजरे, लेकिन उनके गानों ने हमारी फ़ौज को, हमारे लोगों में जज्बा पैदा किया कि मुकाबला करो, देखा ना। और नुसरत फ़तेह अली साहब भी, उन्होंने भी ऐसे ही खूबसूरत रंगीन गाने गा के हमें बताया। और जी मज़ेदार कीनू ऑरेंजेस, ऑरेंजेस कीनू खा के मज़ेदार ऑरेंज भी खाते हैं हम। फिर से आ गया मेरा प्यारा पी फॉर पेशावर, आंटी ताशी का पेशावर, पी फॉर पेशावर। और क्यों? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बनाया बानी पाकिस्तान, वो उनके पास तो हम कभी भूल ही नहीं सकते उनको। फिर आए ये देखो कौन जहाज़ उड़ा रहे हैं, हीरो, एक और हीरो राशिद मिन्हास। और आपको पता है उनको निशाने हैदर मिला था क्योंकि उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया और उन्होंने फतह हासिल की। और हमारे एक और हीरो वो भी हैं। फिर जी छिक्के पे छिक्का, कौन आए छिक्के पे छिक्का? जी हाँ, शाहिद अफरीदी साहब, बिल्कुल छिक्के पे छिक्का। सारे बच्चे क्रिकेट के शौकीन, उनको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। और आपको पता है शलवार कमीज़ मैंने भी पहनी, एस फॉर शलवार, क्यू फॉर कमीज़। हमारी ये अल्फ़ाबेट तो जारी रहेगी, मगर हमें बी से इस वक्त ब्रेक लेनी पड़ रही है। अच्छा चलो खैर है, आगे तो है ना वक्त। बिल्कुल वक्त है, कहीं ना जाइएगा, हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके कहानी सुनेंगे। स्टे ट्यून्ड। W से वेलकम बैक। चल रही है ABC ऑफ पाकिस्तान, तो देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे। अभी टी से ताशी,
और टी से ठट्टा। अच्छा जी, अब बात यह है कि ठट्टा आपको पता है, एक मैं अभी गई हुई थी, क्या ज़बरदस्त जगह है बच्चों, आप सबको ज़रूर जाना चाहिए। ख़ासतौर पे मैं कराची वालों को कह रही हूँ। एक बहुत कदीम कब्रिस्तान है ठट्टा में और सारी दुनिया के लोग आकर वहाँ देखना चाहते हैं ठट्टा में। और क्या खूबसूरत कहते हैं नक्शकारी पत्थर पे की हुई है कि दुनिया में उसका मुकाबला नहीं है। बेहतरीन। अभी मैं अभी गई हुई थी और मुझे पता है सबसे बहुत अच्छी बात लगी, 1 मिनट कहना भी चाह रही हूँ, बहुत कुछ बताते बताते कि उस जगह का बहुत ख्याल रखा जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ का इंतज़ाम है कि हम अपने बाहर के मेहमानों को भी वहाँ ला सकते हैं। अच्छा जी, अब आया टी फॉर ट्रक भी है। ट्रक आर्ट जो मुझे बहुत पसंद है। आपको पता है ये फूल, पत्तियाँ और हरूफ को लिखाई, खुशखती, ये हमारे इस जगह की ख़ास चीज़ है और इसकी वजह से सारी दुनिया में हम मशहूर हैं। मेरे तो बहुत ही पसंदीदा चीज़ है। मेरे ख्याल में मेरे कपड़े भी थोड़े थोड़े ट्रक आर्ट ही बने हुए हैं। अच्छे लग रहे हैं जैसे भी हैं और ट्रक आर्ट वाकई में पहचान बन गई है, पाकिस्तान की पहचान बन गई है। अच्छा जी, उसके बाद आता है यू, और यू उर्दू, हमारी कौमी ज़ुबान, और जिसमें कहानियाँ सुनाने में तो आंटी ताशी को बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा, फिर आ गए हम लोग, अब तो देखो बहुत जगह देखी। अब मैं आपको बताती हूँ हमारी शुमाली इलाका जात, नॉर्दर्न एरियाज़ में, और आपको पता है क्या हसीन मनाजिर हैं, इंसान दंग रह जाता है वहाँ जाकर। और सबसे ऊंची चट्टान जो है ना K2, वो भी वहाँ मौजूद है, चाइना और पाकिस्तान की सरहद पे। और ये आपको पता है दुनिया में नंबर 2 आती है अपनी ऊंचाई के सिलसिले में। अच्छा, फिर आ गया W, वज़ीर ख़ान मॉस्क। अब वज़ीर ख़ान मॉस्क जो है ना, वो आप एक मुग़ल बादशाह उन्होंने बनाई थी, शाहजहां ने बनाई थी। और इस हसीन खूबसूरत काम है वहाँ के कहीं पाया नहीं जाता, आपको देखना चाहिए। और एक और ख़ुशी की बात बताऊँ, उसको फिर से ठीक कर दिया गया है रूज, हम लोग जाके वो देख सकते हैं और दिल खुश होता है कि अल्लाह मियाँ ने हमें कितनी खूबसूरत जगहें दी हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनको बचाया जा रहा है, उन पे काम किया जा रहा है। तो जब आप लाहौर जाएं ज़रूर देखें। और फिर जी वाई से कहते हैं, वाई और नेक्स्ट पे होता है ना यौम आज़ादी, 14 अगस्त, ठीक है। यौम वाई से यौम आज़ादी हुआ, इंडिपेंडेंस डे भी जैसे कहते हैं 14 अगस्त। और जी से फिर ना कहना कि फिर से भूख लग गई, आ गई हमारी ज़ुबैदा आपा और उनके चटोरे, मज़ेदार खाने, और फिर उनके टोटके, क्या कमाल के टोटके होते थे। कहती थी कि भाई दालचीनी गर्म पानी में डालो तो आपका नज़ला ठीक हो जाता है। बस ज़ुबैदा आपा के टोटके भी ज़्यादा है, जी फॉर टोटके। अच्छा, अब ये तो कहानी थी, मैंने आपको बहुत कुछ बताया। आखिर में पता है वो क्या कहते हैं, कहते ये है कि मेरा बस्ता है हसन का और ये मेरे मक्खन का बस्ता है। और इसमें पता है याद रखना फेस मास्क और सैनिटाइज़र भी मुझे पता है, आसपास उसका भी ख्याल रखना और एक दूसरे से दूर रहना। इंशाल्लाह ताला ये वबा भी ख़त्म हो जानी चाहिए। और फिर आखिर में अल्लाह हाफिज़। That is so nice. ABCD of पाकिस्तान। Amazing. ऐसे लगता है वाकई में पाकिस्तान की करी है। बिल्कुल, लेकिन पता है उन्होंने ख़ास तौर पे इस किताब में ये बात भी लिखी है कि ये ना समझो कि ये ही है सिर्फ पाकिस्तान, और भी बहुत कुछ इतना कुछ है कि मेरे ख्याल में हम 50 किताबें लिखेंगे फिर भी वो पाकिस्तान के लिए पूरी नहीं होंगी। और अब वक्त आया है किस चीज़ का? एक और मेरी पसंदीदा चीज़ जो मैं सीख रही हूँ, मगर मैं आपको रोज़ एक बात बताऊँ कि बहुत इंसान में हर तरह की गलतियाँ होती हैं। मेरे में एक ये है कि मैं याद नहीं, अपनी ज़ुबानी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे किसी का कलाम पढ़ने को कहें और कहे ताशी आंटी सुनाओ दोबारा, तो मैं नहीं कर सकती। इसलिए ये मैं पढ़ूँगी और आपको सुनाऊँगी। ये हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल की नज़्म है और इसका नाम है बच्चे की दुआ। लेकिन जब मैंने कहा ना, मैं पता करके आई तो पता चला कि मटिल्डा बेथम एक शायरा है बाहर की, वेस्टर्न वर्ल्ड की। उनकी एक नज़म थी, उसका नाम था नज़म और हिम थी, अ चाइल्ड्स हिम। उस पे अल्लामा इकबाल साहब ने बेस करके ये लिखी, पर ज़ाहिरी बात है हमारे हालात और हमारे उसके मुताबिक लिखी है। Obviously. तो अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सुनाऊँगी। बच्चे की दुआ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी,
ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो इस राह पे चलाना मुझको, आमीन। आमीन। क्या खूबसूरत दुआ है। और इसके ऊपर भी एक है जो कि अक्सर स्कूलों के अंदर गाया जाता है। मुझे ये पर्टिकुलर जो दुआ है ये मुझे पूरी की पूरी याद है। बट आई होप कि जो बच्चे देख रहे हैं आंटी ताशी की बातों से आप लोग कुछ सीखें और आप लोग इस मुल्क से इतनी मोहब्बत करें जितनी मुझे ना हो या आपकी मम्मी को ना हो, हमसे ट्रिपल करें, हमें करके दिखाएं। आई थिंक दैट वुड बी इवन बेटर। अरूज, एक बहुत मज़े की बात करूं, जो मेरी कज़न जो है ना, मेरी मेंटोर इकबाल के बारे में है, उनके से मैंने पूछा सवाल और उन्होंने कहा कि देखो बच्चे जिस तरह आप कह रही हैं इतनी मोहब्बत हो, वो क्या कहते हैं कि परवाने को जिस तरह मोमबत्ती से मोहब्बत होती है, इसी तरह हमारे बच्चों को ये है कि आपको इल्म हासिल करने से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि जैसे कहते हैं ना, अब जलना तो नहीं लेकिन उस तरह की आपको मोहब्बत होनी चाहिए मुल्क से और इल्म हासिल करने के लिए। और दूसरी वो वाली बात है कि जब मैं पढ़ी थी ना दर्दमंदों और ज़ईफ़ों, सो मुझे फिर हमारे ईदी बाबा का ख्याल आया कि वही बात है ना कि उनको कितना प्यार था। और आपने थोड़े से इमेजेस मैंने लगाए थे बच्चों की दुआ पढ़ते हुए। ये हमारे सिटीज़न फाउंडेशन एक और बहुत बड़ी फलाई ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। एक दूसरी तस्वीर जो थी वो है सेव द चिल्ड्रन, अगेन वो स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए बहुत काम करें, बेसिकली तालीम और इल्म हासिल करने के लिए और एक बेहतरीन पाकिस्तानी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं हम। थैंक यू सो मच एज ऑलवेज आंटी ताशी, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें कहानी सुनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने एक मेहमान से अगले मिलवाएंगे जो कि अगेन बहुत बहुत अमेजिंग है, बहुत इम्प्रेसिव है, इंटरेस्टिंग काम किए हैं उन्होंने, मगर इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एवरीवन। आज है योम पाकिस्तान, हम लोग 23 मार्च मना रहे हैं और हम लोगों ने ये सोचा कि हम आपको अपने ऐसे मेहमानों से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो इतनी सारी फील्ड्स के अंदर बहुत सारे लोगों ने रोशन किया है। हमारी अगली मेहमान भी जो हैं उन्होंने भी हमारा नाम और हमारे मुल्क का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया, हमें बहुत इज़्ज़त दी है। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर स्टूडियो से। इनका नाम है डॉक्टर सारा कुरैशी। ये CEO हैं और को-फाउंडर हैं एरो इंजन क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की। इन्होंने अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी UK से पढ़ी है। एरोस्पेस प्रोपल्शन के अंदर इनकी स्पेशलाइजेशन है और आई एम श्योर आप लोगों ने ख़बरों के अंदर देखा होगा कि इन्होंने बेसिकली सस्टेनेबल ग्रीन एक एयरक्राफ्ट का इंजन बनाया है। शी इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड फैबुलस एट व्हाट शी डज़। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। जब मैंने ये ख़बर पढ़ी थी पहली दफ़ा अखबार के अंदर तो मैं इमीडिएटली आपको अपने शो पे बुलाना चाहती थी, आपसे मुलाकात करना चाहती थी, बिकॉज़ आप जैसी ख़वातीन हमारे मुल्क का ना सिर्फ नाम रोशन करती हैं मगर हमारी बच्चियों को यू गिव देम समथिंग टू स्ट्राइव फॉर, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स, एंड आई फील दैट इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू हैव पीपल लाइक यू इन आवर सोसाइटी। सो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप मुझे ये बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए भी कि एरोस्पेस इंजीनियर बेसिकली करता क्या है, क्या डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, व्हाट इज़ योर वर्क डे लुक लाइक? Okay, aerospace engineer is basically the study of the design of an aircraft के जहाज़ जो हैं वो कैसे डिज़ाइन होते हैं, कैसे उड़ते हैं, उनके पीछे साइंस क्या है, द साइंस ऑफ एयर,
जिसको हम एरोडायनामिक्स भी कहते हैं। और इसी तरह फिर ये कि उनको किस तरह उनके प्राइम मूवर्स क्या हैं, उनकी पावर ट्रेन क्या है, किस तरह वो मूव करते हैं, प्रोपल्शन कैसे होती है, जो कि इंजन्स की स्टडी है। तो R&D में जो एक नॉर्मल डे होता है उसमें कुछ तो हमारा सॉफ्ट वर्क होता है, जैसे आप कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं कोई डिज़ाइन को बैठ के, फिर कंप्यूटर पे उसके मॉडल्स बनाते हैं और कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और मैथ्स वर्क। इनिशियली स्टार्ट यहाँ से होता है आपका डिज़ाइन, एंड देन जब उन चीज़ों को, उन पार्ट्स को हम बनाते हैं तो फिर हम एक्चुअल उनको वी गेट दी राइट मटेरियल्स एंड वी परचेज दी मटेरियल्स, फिर हम मशीन्स पे उनकी मशीनिंग करवाते हैं, फिर उनको असेंबल करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये एक पूरा एक इसका एक प्रोसीजर है जिसके हिसाब से इसको किया जाता है। और आफ्टर टेस्टिंग जो भी फॉल्ट्स आती हैं उनको फिर एनालाइज करके डेटा कलेक्ट करके फिर कुछ चीज़ों को रीडिज़ाइन करना पड़ता है, और इस तरह ये एक्सपेरिमेंटेशन इसमें बहुत सारी इन्वॉल्व होती है। That sounds absolutely fascinating और काफ़ी मुश्किल। मुझे बताएं डॉक्टर सारा कि आपको फैमिली की तरफ से क्या बहुत सारी सपोर्ट थी, या was your family not in the favor of you pursuing this field? नहीं, मेरी फैमिली शुरू से बहुत सपोर्टिव थी, बोथ माई पेरेंट्स एज वेल एज दी एक्सटेंडेड फैमिली। माई फादर इज़ ऑल्सो अ साइंटिस्ट, माई मदर इज़ अ साइंटिस्ट एज वेल, शी इज़ अ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। तो हमारे घर का एनवायरनमेंट शुरू से ही बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव था, और हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाते भी थे, हमारे साथ साइंस के प्रोजेक्ट्स भी करते थे, हमें इनकरेज भी किया जाता था, फोर्स कभी नहीं किया गया, लेकिन जो भी हम काम करना चाहें, हम सब बहन भाई, तो हमारी हमेशा हौसला अफजाई की जाती थी। तो इस तरह मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ भी करना चाहा तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा उसमें सपोर्ट दी, और वो जहाँ तक उसमें इन्वॉल्व हो सकते थे और हेल्प आउट कर सकते थे उन्होंने हमेशा किया। That's wonderful. मुझे ये बताएं कि ये इको फ्रेंडली एयरक्राफ्ट इंजन जो आपने डेवलप किया है और उसको पैटेंट भी किया है, ये इसका मतलब क्या है? Does this mean that we are seeing a big shift in the industry, aerospace industry? Yes, inshallah we will see a shift, or we have two engines that have been patented. The first is the contrail free aero engine, which is basically जो कि आपकी जो अब जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है, that is being defined by environmental parameters, that we want all designs to be environmentally safe, all engines to be environmentally safe। और ये जो हमारा इंजन है बेसिकली जो जहाज़ का धुआं जो होता है, या जो उसके एग्जॉस्ट में से एमिशंस आती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, और कंडेंसेशन ट्रेल्स बनते हैं, जो आप सफ़ेद धुआं बाहर देखते हैं जहाज़ जब उड़ रहा होता है उसके इंजन के पीछे। तो ये आसमान में आलूदगी फैलाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। तो जो हमारा कॉन्ट्रेल फ्री इंजन है, बेसिकली वो जहाज़ के इस धुएँ को इंजन के अंदर ही प्रोसेस करता है। एक मशीनरी है उसमें, एक टर्बो मशीनरी जो हमने ईजाद की है, वो उसको प्रोसेस करती है और उसमें से पानी निकाल लेती है, क्योंकि वो जो बुखारात हैं, जो धुआं आपको नज़र आता है, दरअसल वो मसनूई बादल होते हैं जो पानी के बुखारात से बनते हैं। और ये एक मसनूई बादलों की एक तह जमती जा रही है हमारे ज़मीन की सतह पे, मतलब कुरार्स पे, जहाँ पे जिस एल्टीट्यूड पे जहाज़ परवास करते हैं उस बुलंदी पे ये सतह बनती जा रही है। और ये एक ऐसे है जैसे इसने ज़मीन को ढांक लिया है, और इसकी वजह से जो ज़मीन की गर्माइश है वो बाहर नहीं निकल सकती, और ऊपर से जो सूरज की रोशनी है उसके अंदर आने में भी एक रुकावट है। तो पहला तो हमारा ये इंजन है जिसको हमने डिज़ाइन भी किया है और अब डेवलप भी किया है। उसकी डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है, अब वो टेस्टिंग फेज़ में है। एक छोटे पैमाने में हमने इस इंजन को बनाया है और अब हम इसकी टेस्टिंग आजकल शुरू हो गई है। That's fantastic and amazing. जी, बहुत अमेजिंग है।
दूसरे डिज़ाइन के बारे में डॉक्टर सारा से हम बातचीत करेंगे, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है नाज़रीन। मगर हम आपको बताएंगे कि उन्होंने दूसरा कैसा इंजन ईजाद किया, वो क्या क्या उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ द फैंटास्टिक, द अमेजिंग डॉक्टर सारा कुरैशी हैं, जो कि CEO हैं और को फाउंडर हैं एरो इंजन क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की। इनसे बातचीत हो रही थी कि इन्होंने एक इको फ्रेंडली इंजन ईजाद किया है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने 2 इंजन ईजाद किए हैं। डॉक्टर सारा, दूसरा इंजन क्या करता है? जी अच्छा, दूसरा इंजन जो हमने ईजाद किया है वो बेसिकली मैं बस ये मेंशन करती जा रही हूँ कि वी हैव अ टीम, और ये जो ये ईजाद है ये मेरी और मेरे वालिद साहब की है। हम दोनों एक साथ काम करते हैं, वो हमारी कंपनी के CTO हैं। तो ये जो इंजन हमने नया ईजाद किया है ये एक सुपरसोनिक इंजन है। बेसिकली आपने देखा होगा कि ये जो एयरफोर्स के ये SRAF को बहुत हाई स्पीड जेट्स कभी उड़ते हैं और इनकी बहुत ऊंची आवाज़ आती है कि ये और इनको सुपरसोनिक जेट फाइटर्स कहा जाता है कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड से भी बहुत ज़्यादा तेज़ उड़ते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट जो था फॉर फास्ट ट्रैवल के जो आपकी फ़र्ज़ करें 8 घंटे की परवाज़ है वो 2 घंटे की परवाज़ हो जाए, वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि उसमें भी कि कमर्शियली जो सुपरसोनिक इंजन्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। और एक ज़माने में एक इंजन और जहाज़ था कॉन्कॉर्ड के नाम से बहुत मशहूर, जो कि एक विच वाज द ओनली कमर्शियल सुपरसोनिक पैसेंजर प्लेन। लेकिन उसके अंदर एक मसला ये था कि चूँकि जो ये इतने हाई स्पीड जेट्स होते हैं इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक सोनिक बूम होता है, जो कि आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा जब हमारे ऊपर से ये जो मिलिट्री के जहाज़ F-16 वगैरह गुज़रते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है कि जब वो एयरपोर्ट्स पे और आबादी के ऊपर से हर वक्त एक सुपरसोनिक प्लेन गुज़रे और उसकी इतना साउंड बैरियर जब वो क्रॉस करता है, तो उसके लिए हमने एक नया इंजन डिज़ाइन किया है, एक नई ईजाद है जो कि लो नॉइज़ है, जो कि जब वो टेक ऑफ करता है और लैंड करता है तो वो उसकी इतनी आवाज़ नहीं है, और वो जब ऊपर आसमान में चला जाता है और समंदर के ऊपर परवाज़ कर रहा होता है सिर्फ़ उसी वक्त उसकी वो सोनिक बूम सुनाई देती है। तो ये भी एक नई ईजाद है दुनिया में, इसको हमने पेटेंट कराया है अभी रिसेंटली, और इसके ऊपर अभी काम तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन अभी तो इसका जो डिज़ाइन और इन्वेंशन है अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब रही है। दैट्स अमेजिंग। मुझे ये बताएं कि आप लोग जो इतना सारा यू डूइंग दीज अमेजिंग थिंग्स, आपका कंपटीशन ग्लोबली क्या है? कितने और लोग दुनिया के अंदर इस तरह की चीज़ों पे, सिमिलर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो हमारी कंपनी है ये एरोस्पेस और इंजन की पाकिस्तान की पहली R&D कंपनी है। इससे पहले जितनी भी एविएशन में कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में वो या तो डिफेंस डोमेन के अंदर हैं या फिर ऑपरेशनल एयरलाइंस हैं, लेकिन R&D और रिसर्च में या इंजन डिज़ाइनिंग या एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग में कोई ऐसी कंपनी नहीं है। सो दिस इज़ पाकिस्तान फर्स्ट कंपनी, एंड आल्सो इन द सेंस के दुनिया में इन्वायरमेंट फ्रेंडली एयरक्राफ्ट इंजन्स पे और इन्वायरमेंट फ्रेंडली एयरक्राफ्ट पे कुछ कंपनीज़ काम कर रही हैं और इलेक्ट्रिक प्लेन्स पे और मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स पे। लेकिन ये जो कॉन्ट्रेल फ्री एरो इंजन है, जिसमें ये जो मैंने आपको बताया कि जो जहाज़ का धुआं होता है उसको प्रोसेस करके पानी में तब्दील किया जाता है, तो कमर्शियली ये दुनिया में पहली कंपनी है जिसको कमर्शियली कर रही है प्रोडक्ट बनाने के लिए। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च के तौर पे इसके ऊपर किसी हद तक काम हो रहा है मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट इसको मार्केट में लाने के लिए हम लोग from as originating as a Pakistani company. That's amazing. We are working towards this global problem of aviation induced global warming. That's fantastic. अब मुझे ये बताएंगे डॉक्टर सारा कि ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा ग्लोबली? Why is it so important? अच्छा, ये क्रिटिकल इसलिए है कि आप
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वी ऑल शेयर द सेम स्काई। हम लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहते हैं, हमारे इलाक़ों की, रीजन्स की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम सब एक आसमान के नीचे हैं, और अगर उस आसमान में आलूदगी होगी तो वो हम सब को मुतासर करेगी। तो इसीलिए हम ये कहना कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक का मसला है, ये सही नहीं है। ये हम सब का मसला है, क्योंकि हम सब के पास एक ही आसमान है। और क्रिटिकल ये इस तरह है कि जब ज़मीन पे आलूदगी फैलती है या कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, जिससे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो आपके पास बहुत से तरीके हैं उसको रोकने के लिए। यानी इंडस्ट्री के साथ एक आप एमिशन प्रोसेसिंग प्लांट लगा देते हैं, आप दरख्त उगा देते हैं, लेकिन आसमान में सिर्फ एक इंडस्ट्री है जो कि एविएशन इंडस्ट्री है जो ऑपरेट करती है, और उसके साथ आप कोई ऑक्सिलरी सिस्टम अटैच नहीं कर सकते। यानी जहाज़, आसमान में आप दरख्त भी नहीं उगा सकते, आसमान में आप जहाज़ के इर्द गिर्द कोई प्रोसेसिंग प्लांट भी नहीं लगा सकते। तो जो भी टेक्नोलॉजी होगी वो जहाज़ के ऊपर ही होनी होगी और इंजन के अंदर ही होनी होगी। और इंजन के ऊपर जो भी टेक्नोलॉजीज़ लगाई जाती हैं या जहाज़ पे, उनका फेल सेफ होना बहुत ज़रूरी होता है, उनका, जिसको हम एयर वर्दीनेस कहते हैं। क्योंकि हम वहाँ पे ऐसा भी नहीं हो सकता कि जहाज़ ख़राब हो या कुछ हो, तो हम उस तरह का रिस्क भी नहीं ले सकते, और उनको लाइट वेट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस इंडस्ट्री के अंदर इस चीज़ के ऊपर काम किया जाए, और इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और आसमान में एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हो रही है, उसको रोका जाए। और एक वजह ये भी है कि ये हमें नज़र नहीं आती, ज़मीन पे तो हम हैं और हमें नज़र आता है कि जब आलूदगी हो रही है या उसके जो असरात हैं, लेकिन आसमान में तो जब वो क्लाइमेट चेंज का असर होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर सारा, उस वक्त हम एहसास करते हैं। जी बिल्कुल। मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम हो गया है, तो मैं आपसे जाते जाते अगर आप एक मैसेज भी दे दें स्टूडेंट्स के लिए, और आप अपना कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर लें ऑफ योर जर्नी दैट सॉर्ट ऑफ शेप्ड द डायरेक्शन यू टुक, बिकॉज आई थिंक आप बहुत एक इंस्पिरेशनल खातून हैं। जी बिल्कुल। आई थिंक मैंने एक शुरू से जो एक अपना एक फ़ोकस बनाया है, और उस फोकस की तरफ मैंने मूव किया है, और उसके साथ जो जो चीज़ें उसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं या उसके साथ एसोसिएटेड हैं किसी भी तरह से, वो चीज़ें मैंने परसू की हैं। जिसमें से एक जो इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगता है या मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था, वो ये था, मैंने जैसे मेंशन किया कि मैंने पहले फ़्लाइंग सीखी, लाहौर में प्राइवेट पायलट लाइसेंस लिया, और जब मैं फिर एरोस्पेस में मास्टर्स और पीएचडी करने बाहर गई, तो वहाँ यूनिवर्सिटी का एक अपना एयरपोर्ट था, और उनके पास कुछ पुराने फ़ाइटर प्लेन्स थे जिसके ऊपर वो स्टूडेंट्स को जनरली फ़्लाइंग थोड़ी बहुत एक्सपोजर देते थे। तो जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास एक लाइसेंस है और मैं पायलट हूँ, और मैंने कहा कि मैं एक्रोबैटिक्स सीखना चाहती हूँ, मैं एयरक्राफ्ट को स्पिन करना चाहती हूँ, तो ये जो आप हवाई करतब देखते हैं जो एयर शोज़ में 23 मार्च पे जो जहाज़ कलाबाजियाँ खाते हैं और अपसाइड डाउन फ्लाई करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी में सीखी, और एक्रोबैटिक फ़्लाइंग की, स्काई डाइविंग और पैराशूट जंप की। तो ये सारा बहुत मेरे लिए पर्सनली एक्साइटिंग और थ्रिलिंग था, और एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी कि जो कुछ हम डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, वो रियल लाइफ में कैसे ऑपरेट करता है। That's amazing and you are fantastic and wonderful। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। ये थी डॉक्टर सारा कुरैशी, एंड आई होप कि आपकी बच्चियाँ और बच्चे इनको देख के और इनसे कुछ इंस्पिरेशन हासिल करें, एंड द वंडरफुल थिंग्स दैट शी इज़ डूइंग नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट ग्लोबली। बहुत इस तरह के जो लोग होते हैं वो हमारे मुल्क का सिर्फ नाम नहीं रोशन करते, बल्कि अपनी फील्ड के अंदर इन्होंने अपने आप को मनवाया, काफ़ी बड़ी बात है। इसी के साथ ताज़रीन, मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ और एक और हीरो से आपको मिलवाना चाहूँगी, मगर ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारी जो अगली गेस्ट हैं, मुझे पर्सनली उनकी जर्नी और उनकी कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन फॉर विमेन इन आवर कंट्री। मैं जानना चाहती हूँ, उनसे आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ, मगर मुझे पहले जाना है हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमीन जवाली, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान डे आपको मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। आपको बहुत सारी और भी मुबारकबाद देनी है। मुझे पता है कि आप नहीं चाहती कि मैं ये सब कुछ बोलूं, मगर मैं बोलना चाहती हूं ताकि अगर किसी को नहीं पता तो मैं आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूं कि डॉक्टर सीमीन को तमगा इम्तियाज़ मिला है, बट रिसेंटली इनको एक और अवार्ड मिला है। दुनिया में, पूरी दुनिया में सिर्फ 9 लोगों को WHO ने सेलिब्रेट किया है, जो कि पाकिस्तान से हैं, श्रीलंका से हैं, आई बिलीव के साउथ अफ्रीका से हैं, कुछ डॉक्टर्स मेक्सिको से हैं, श्रीनगर से हैं, और पाकिस्तान से कौन है? नन अदर देन आर एब्सोल्यूट फेवरेट एंड इंस्पिरेशनल डॉक्टर सीमीन हैं हमारे मुल्क से। आपको सेलिब्रेट किया है WHO ने, और आप ये आते साथ ही सेट पे इन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया, मैं हीरो नहीं हूँ। प्लीज़ ना कहना अरूज, पर ऐसा क्यों? आप हीरो हैं। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया हो कि मैं हीरो बन जाऊं, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ टीम वर्क। आई गिव द क्रेडिट टू माय कंट्री, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। हमारे मुल्क ने हमें ये इज़्ज़त दी और हमारी कंट्री को इस क्रेडिट जाता है कि बिकॉज यू नो देयर इज़ समथिंग लाइक टाइम टू पे बैक टू योर कंट्री। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई वक्त आता है ज़िंदगी में जब आपको अपने मुल्क को पे बैक करना पड़ता है। जैसे फ़ौज खड़ी होती है, वॉर फुटिंग पे काम हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों में जो फ़ौज का नहीं भी काम होता उसमें भी वो हमें हेल्प करते हैं। ज़लज़ला आ जाए, आंधी तूफ़ान, बारिश, कुछ भी हो जाए तो आर्मी हमें हर जगह नज़र आती है। इस तरह डॉक्टर्स का काम वो होता है कि दे हैव टू स्टैंड बाय यू इन अ टाइम ऑफ नीड, और ये वो वक्त था जिसमें डॉक्टर सीमीन, जो लोगों को, आप अगर किसी को नहीं ये बात पता, तो डॉक्टर सीमीन बेसिकली कोविड के दौरान इन्होंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। इनफैक्ट ये बाकायदगी से अपनी जॉब पर गईं, और इनके हस्बैंड को कोविड हुआ, जून में हुआ था आई बिलीव। जी, मई में हुआ था। मई में हुआ था। एंड इनके घर के अंदर इनके हस्बैंड को भी कोविड था। उसके साथ साथ शी हरसेल्फ वाज डायग्नोज्ड विद अ खौफनाक इलनेस व्हिच शी वाज गेटिंग ट्रीटेड फॉर एट द सेम टाइम। यस। तो आपके ऊपर इतने सारे पर्सनल पहाड़ गिरे और उसके बावजूद आपने कहा नहीं, मैं जॉब पे जाऊंगी। बिल्कुल। माय हस्बैंड वाज, यू नो, लाइफ एंड डेथ में बड़ा थोड़ा सा फासला होता है। इट्स हार्ट बीट दिस साइड और दैट साइड, योर हार्ट कैन स्टॉप बीटिंग एट एनी टाइम। माय हस्बैंड वाज वेरी क्लोज टू दैट, और कोविड जो था ऐसा सीरियस हुआ था। 25 days ही वॉज इन द हॉस्पिटल, एंड इट वॉज द वेरी सीरियस टाइम, बोथ पर्सनली ऑल्सो एंड इमोशनली ऑल्सो। और दूसरा फिर ये हुआ कि उसी वक्त में, उस दौरानिए में आई वॉज डायग्नोज फॉर CA ऑफ द कोलन, एंड आई वॉज ऑलवेज, यू नो, वेरी दिस थिंग अबाउट इट कि जी कुछ नहीं, मुझे कोई चीज़ नहीं हो रही। और आदमी को लगता है ना कि मैं सितारों को छू लूँगा, मुझे कुछ नहीं होना। और मैं ये समझती रही कि मुझे नहीं कुछ होगा। I used to have tummy aches, but I never bothered with it. And then I was anemic, yes, and I just didn't bother with it because I thought कि it'll pass. And it didn't pass then. It finally came down to such a grave illness which would have costed me my life. And because हुआ ये था कि इन्होंने मुझे पिछले साल ये कहानी बताई थी कि ये अपने जॉब पे at the hospital she actually fainted. I did, and then many things have been happening actually in all this time, and I was लेकिन मैंने उस वक़्त एक एयर क्रैश हुआ था कराची के अंदर, जिस रात को मैं I had such severe pain. I didn't leave the emergency at that time, and I completely, we got all the dead and injured people shifted out of the emergency. There was one injured who came to us also from that crash, and then we had हमारे पास डेड बॉडीज़ बहुत सारी थी। जितने भी लोग थे जो हुवर इन दैट क्रैश, 50-60% जो थे JPMC में लाई गई थी बॉडीज़। सो वी हैड टू इवैक्यूएट द इमरजेंसी, और इसमें रात के 12 बज गए। 12 बजे के बाद ऑब्वियसली आई वाज सो अनवेल, आई कुडंट टेक इट आफ्टर दैट, एंड आई वेंट टू द CT स्कैन ऑफ आवर ओन हॉस्पिटल, और वहाँ पे CT स्कैन हुआ। सो दिस वाज लाइक अ स्ट्रेंज डायग्नोसिस फॉर मी। उस वक्त तो ये लगा कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जी, और उसके बाद फिर इट
finally, you know, in 2 days' time, I got to know that it was something beyond that. I was operated in the same time. That is the only time I took off. और उसके बाद फिर then you know पैर दर पैर मुश्किलें पड़ती रहीं, लेकिन I didn't stop working. मेरा इतना faith था कि if I keep working, it will keep me going and it will, you know, help me, you know, that I have done something. और घर पर भी I had an issue that my husband was very sick, so I thought all the time I will be just, you know, sitting home and doing what? So I thought that the best is to work, and I put myself together and I did work. You are one brave lady. I'm serious. You are extremely brave और आप जैसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं मेरे ख्याल में दुनिया में। नाजरीन, डॉक्टर सिमीन को मैं कहीं नहीं जाने दे रही। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर सिमीन से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर सिमी जमाली मौजूद हैं, जो कि यू नो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर की। बहुत अमेजिंग, बहुत ब्रेव हैं। इनको बेसिकली आपको एक टर्मिनल इलनेस थी, और इस इलनेस के साथ साथ एक और चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ, जो कि आई थिंक सबको ही पता है कि जब आपको ये बीमारी होती है तो आपकी जो इम्यूनिटी होती है, नेचुरल इम्यूनिटी जो बॉडी की होती है, वो ज़ीरो पे चली जाती है। ड्रॉप इज़ नॉट इवन अ वर्ड, इट्स एट नथिंग। you are you know susceptible to anything. कोई आपके करीब छींक भी मारेगा तो आपको ज़ुकाम लग जाएगा। और आप इस सारे किस्से के अंदर with that having no immunity, आप किस दिल से अस्पताल जाती थी? उसी दिल से जो है, उसी दिल से मैं जाती रही। और मैं समझती थी कि यू नो डॉक्टर्स ज़रा क्योंकि जरासीमों में बहुत रहते हैं, वी आर ऑलवेज यू नो इन दिस फील्ड, सो आई थिंक मुझे लगता है कि हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द जनरल पीपल। बट हाउएवर हैविंग सेड दैट, येस, इम्यूनिटी हमारी बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जब आपको ऐसी एलिमेंट हो तो इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाती है। लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा। N95 मास्क वाज द बेस्ट थिंग दैट वी वोर। और N95 मास्क जब लगा लेते हैं तो आम तौर पे, एंड यू कीप यू नो फॉलोइंग दी SOPs जो हमें हर जगह से पता थे और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, टू हैंड वॉश, टू कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम पीपल एंड देन यू नो सी देम, टॉक टू देम। सो आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर माशाल्लाह ऑल दिस टाइम, एंड मुझे कोविड नहीं हुआ। मुझे इस बात पर अल्लाह का मैं 1000 दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे कोविड नहीं हुआ। और अगर हर कोई केयरफुल हो जाए ना तो फिर मेरे ख़्याल से चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं इसके स्प्रेड होने के। तो डेफिनेटली आई थिंक लोगों को ये प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए। देखें, आई एम अ लिविंग टेस्टिमनी टू द फैक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड, दैट आई डिड नॉट हैव एनी कोविड, आई डिड नॉट हैव although I was suffering from an illness जिसमें बिल्कुल इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। एंड कैंसर के तो नाम से लोग इतना डर जाते हैं और घबरा जाते हैं कैंसर, और कहते हैं कि बस अब खत्म हो गया, जिंदगी फिनिश हो गई, बिल्कुल, लाइफ इज ओवर। और बहुत दफ़ा ऐसे उतार चढ़ाव ज़िंदगी में हर एक के ही आते हैं। यू नो देयर आर टाइम्स ऑफ when you understand that you know after this what's there, so उस वक्त आदमी का या तो आप बिल्कुल ही काम ही ना करें और घर पे रिक्लूस बन के बैठ जाएं, या फिर ये कि then you know gear up yourself, get steady and go back and live your normal life during this chemotherapy. So throughout, you know, and I'm so grateful to my friends, to my colleagues, and to everybody, you know, around who prayed for me also, and I kept going. This is what kept me going, and I thought, you know, कि best चीज़ ये होती है कि ऐसी मुश्किल वक्त में सब लोगों के काम आना बहुत important होता है। When you're across the table, जब आप पेशेंट के तौर पर बैठते हैं तो आपको समझ में आता है कि डॉक्टर्स की क्या वैल्यू होती है, और अगर डॉक्टर आपसे अच्छी तरह बात कर ले तो आधी बीमारी तो उससे ख़त्म हो जाती है। So proud of the surgeon who operated upon me and the oncologist who saw me. They were so wonderful. उनसे बात करके आधी बीमारी तो आदमी की यूँ ख़त्म हो जाती है। And I believe that every doctor, every nurse, everybody should show so much compassion towards each other. This is what makes you a human being. I think that's amazing, because मुझे absolutely ये लगता है कि आधी बीमारी अगर आपसे डॉक्टर मुस्कुरा के कहे कि कुछ नहीं होता, हौसला रखो,
बाकी में आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। इतनी सारी बातें होती हैं डॉक्टर सिमीन, कोई कहता है कि अब जो नया वायरस है जो थर्ड वेव में है ये म्यूटेट कर गया है, इसके ऊपर वैक्सीन काम नहीं करेगी, ये पता नहीं डिस्टेंस को नहीं देखेगा, ये देयर इज सो मच। आई अंडरस्टैंड, यू नो, बिकॉज एज ए ले पर्सन लोगों को समझ नहीं आता, वायरसेस तो हर साल या दूसरे साल में म्यूटेट कर जाते हैं। आपको जो फ्लू वैक्सीन लगती है हर साल, फ्लू का जो वो है वैक्सीन, इट्स अ न्यू वैक्सीन एंड इट्स फॉर द न्यू वेरिएंट दैट कम्स इन। सो आपको ये तो वेरिएंट्स तो आते रहेंगे वायरसेस के, और ये म्यूटेट भी होते रहेंगे। सो ये नहीं है कि वैक्सीन जो आपको कोई 100% ये नहीं कह सकता कि आपको वैक्सीन लगे और आपको कोविड होगा ही नहीं, ये नहीं हो सकता। ये भी एक्चुअली चल रहा है, जो लोग सेल्फी खींच के टीके लगवा रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोगों ने किया, विच इज़ ओके फाइन, ठीक है, आप वैक्सीनेशन की अवेयरनेस डाल रहे हैं, मगर उसके बाद वो मतलब बेधड़क फिर रहे हैं मास्क के बगैर कि आ जाओ गले मिले। नहीं, गले तो नहीं मिले, अभी भी डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि व्हाट डू वी हैव अदर दैन द वैक्सीन? वी हैव नथिंग। इन ऑर्डर टू हैव हर्ड इम्यूनिटी हमें ये करना पड़ेगा कि वैक्सीन लगाएं। और हमारे मुल्क में तो अभी चाइना का तोहफ़ा आया है ये, तो हमने पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया, जैसा गवर्नमेंट ने कहा था, NCOC ने यही कहा था, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप अपने बूढ़े और बुज़ुर्गों को लगाएं जो 70 से अबव हों, एंड 60+ को भी फिर वैक्सीन अलाउ हो गया था। डॉक्टर सिमीन को हम कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन के मुतालिक मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, हम आप लोगों के पास भी जो सवाल हैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ द एब्सोल्युटली वंडरफुल, द फेमस, द फैंटास्टिक डॉक्टर सिमीन जमाली हैं। इनको बाय द वे दोबारा से मैं बताती चलूँ, बिकॉज आई फील लाइक वी शुड से इट अगेन, हालांकि वो बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि मैं ये बोलूँ, मगर इनको रिकग्नाइज़ किया है 9 लोगों को, सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर रिकग्नाइज़ किया था। शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने कोविड के दौरान बहुत सारे अमेजिंग काम किए। She is one of them from our country and she's made us very very proud. आज पाकिस्तान डे के मौके पे हमें उन्होंने एक बहुत अमेजिंग तोहफ़ा दिया, something to be proud of. डॉक्टर सिमीन, वैक्सीनेशन चल रही हैं, आपके हॉस्पिटल में भी चल रही हैं, मुझे ये बताएं कि वैक्सीनेशन कितने अरसे तक इफेक्टिव रहेगी? ये हम अभी नहीं कह सकते कि कितने अरसे तक इफेक्टिव होगी। मे बी वी नीड अ बूस्टर डोज लेटर ऑन, और मे बी इससे कुछ अच्छा आ जाए, लेकिन फ़िलहाल तो वी कैन नॉट कमेंट एट दैट। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको फेफड़ों की बीमारियां हैं, पल्मोनोलॉजी के इश्यूज़ हैं, उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ ये इनको प्रोटेक्ट करेगी वैक्सीन। जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनको और ज़्यादा ख्याल से वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, इसलिए कि वो लोग जो हैं सह नहीं सकेंगे कोविड के इफ़ेक्ट्स को, तो देयरफॉर दे नीड टू बी वैक्सीनेटेड। एपिलेप्टिक पेशेंट्स भी जो हैं बहुत सवाल करते हैं, जिनको मिर्गी का मर्ज़ हो, कि वो भी वैक्सीन उनको लगानी चाहिए। अच्छा जी। और अगर किसी को कोविड हो चुका है फॉर इंस्टेंस, और वो रिकवर कर गया कोविड से एंड सो कॉल्ड एंटीबॉडीज़ हैं जिस्म में, क्या उन लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए, और उनकी एंटीबॉडीज़ जो हैं बहुत कम अरसे के लिए रहती हैं, और एंटीबॉडीज़ डिसअपीयर भी हो जाती हैं कोविड होने के बाद। तो आई थिंक इनको बिल्कुल 100% वैक्सीन लगानी चाहिए। यू कैन वेट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months आफ्टर कोविड, बट वैक्सीन बिल्कुल लगनी चाहिए। अच्छा, यानी कि 3 महीने तक एंटीबॉडीज़ हैं, मगर फिर भी वैक्सीन लगाओ? बिल्कुल। मास्क पहने वैक्सीन लगाने के बाद? मास्क तो हर 100% पहने, डिस्टेंस रखें आपको, बिकॉज अगर कोविड आपको दोबारा भी हो सकता है वैक्सीन लगने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद भी आपको कोविड हो सकता है, तो देयरफॉर मास्क लगाना, तो अब मास्क कभी हमारी ज़िंदगी से नहीं जाने लगा। मास्क जो है, मैं आपको बताया था ना शुरू में कि ज़िंदगी बदल सी गई है, ना आप लोगों की खुशी में शरीक हो सकते हैं, ना गम में शरीक हो सकते हैं। सो लाइफ हैज़ चेंज्ड, एंड अब हमें इसके साथ रहना पड़ेगा, एंड इट्स नॉट गोइंग अवे फॉर अ गुड टाइम। अभी डॉक्टर सिमीन रमज़ान आ रहा है, इट्स अराउंड द कॉर्नर, मतलब आई थिंक 14-15 से रोज़े शुरू हैं, बिल्कुल, और ईद आएगी रमज़ान के बाद, और फिर इबादतें होती हैं, ताक़रातें आती हैं, हर किसी का दिल चाहता है कि इकट्ठे इबादत करें, मगर आप कह रही हैं कि डिस्पाइट के वैक्सीनेशन हुई भी है तब भी ना, मतलब हमें फिर भी अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं। बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करके आप नमाज़ पढ़ें, तो आप
जान नमाज अपने जो हैं वो डिस्टेंस और ईद पे बड़ी दावत ना करें फिर से? नहीं, बिल्कुल दावतें ना करें। कॉन्ग्रीगेशंस तो बिल्कुल नहीं। देखें, SOPs दिए थे NCOC ने और फिर उन्होंने उनको वापस कर दिया। जो भी कुछ उन्होंने कहा था कि आप बड़ी दावतें कर सकते हैं इंडोर, इन्होंने फिर मना कर दिया। एंड यू कैन नॉट हैव मोर देन 300 पीपल। आई थिंक 300 भी बहुत ज़्यादा है। कोविड लगने के लिए एक ही आदमी काफ़ी होता है। सो देयरफॉर हमें इस सब चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग, एंड वी शुड नॉट बी बी इन कंजेस्टेड प्लेसेस। बाज़ार लोग चले जाते हैं, यू हैव अ लुक एट दैट, हाउ पीपल आर इन द बाज़ार्स एंड इन द मार्केट। बिल्कुल शाना बशाना खड़े होते हैं, बिल्कुल बंदे पे बंदा। अच्छा डॉक्टर सिमीन, जाने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप नाज़रीन को बता दें कि जिन जिन लोगों ने अपने आप को कोविड वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्टर करना है, तो अभी फ़िलहाल किन किन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन हो रही है, कैसे करें, क्या पोर्टल्स हैं, हाउ टू गो अबाउट? जी, दिस NCOC ने एक नंबर जनरेट किया था 1166, और 1166 पे आप अपना CNIC कार्ड जो है उस पर SMS करें, और SMS के बाद आपको एक मैसेज आएगा, यू विल गेट अ कॉन्फर्मेशन कि आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। या तो आ जाता है कि आप कुछ देर इंतज़ार करें, या फिर आपको ये आ जाता है कि आपका ये सेंटर है, और फिर आपको पिन कोड आएगा। पिन कोड के बाद आप डेट आ जाएगी आपको, और डेट के साथ आप जा सकते हैं। पीपल ओवर 70 ईयर्स ऑफ एज, उनको ज़रूरत नहीं है डेट की, दे कैन गो टू एनी वैक्सीनेशन सेंटर, किसी टाइम पे भी जाके, जो टाइमिंग्स हो वैक्सीनेशन सेंटर के। और ये इन लोगों को दिन के औकात में ज़्यादा आना चाहिए, बिकॉज दीज पीपल आर एल्डरली पीपल एंड दे हैव स्पेशल नीड्स। तो लोग उनको असिस्ट कर सकें ताकि, एंड उनको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, इसलिए उनको दिन में आना चाहिए ताकि दिन में वैक्सीनेट करा के चले। डॉक्टर सिमीन, अभी इस वक्त 70+ के लिए अवेलेबल है वैक्सीनेशन, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, और उसके अलावा 60+ की भी है। 60+ को भी ग्रेजुअली कुछ लोगों को लग रही है, उसी ने दे दिए हैं। डॉक्टर्स स्पेशली इसमें, नर्सेज एंड डॉक्टर्स, उन सबको पहले उन्होंने मना किया था कि 60+ को आप ये वैक्सीन नहीं दे सकते। अब उन्होंने अलाउ कर दिया कि दे सकते हैं, तो देयरफॉर उन सबको भी लग रही है। और हमारा नंबर कब आएगा? मेरा ख्याल में मैं इसमें अपनी गवर्नमेंट से भी कहना चाहती हूँ, ऑल्दो मुझे पता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन, एंड आई थिंक कि मीडिया पर्सनल, द जर्नलिस्ट्स, पीपल हु आर वर्किंग इन ग्रुप्स, टीचर्स, इन सब को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे काम करें। एंड ऑफ कोर्स द पुलिस एंड द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ऑल दीज पीपल मस्ट बी वैक्सीनेटेड because they are on a daily basis encountering a lot of people. Yes, we are. We all see lots of people. Please देखें, हमारा नंबर आने दें। डॉक्टर सिमीन तो कुछ नहीं कह सकती obviously because she is not, वो सिर्फ हमें टीका लगाने के लिए वहाँ पे ज़रूर खड़ी हैं। Thank you so much once again and congratulations. अगर आप अपने आप को हीरो नहीं समझती तो मेरे ख्याल में किसी को हक नहीं है अपने आप को हीरो समझने का in this day and age. I think you are absolutely wonderful and every time I meet you I'm inspired by you and I hope कि आप लोगों को भी इनसे इंस्पिरेशन मिली हो कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। डॉक्टर सिमीन, जाते जाते अगर आप प्लीज़ कुछ हमारे व्यूअर्स को कहना चाहें। मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में यू हैव टू go ahead in life, no matter what happens. You have to work with resilience and with confidence, and that is, and serve humanity. The job that you have been made for. I have this in my inherent need is that I have to work for the people, and I will do that. इसी तरह जिसको जो काम जिसका अल्लाह ने दिया करना चाहिए, बिल्कुल, absolutely. I think टीचर्स को अपने काम पर करना चाहिए, बिकॉज दे, एंड आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट है एजुकेट करना बच्चों को और हमारी नई नस्ल को, एंड ऑल्सो टू इनकलकेट देम हुकूकुल इबाद एक चीज़ होती है, इनकलकेट देम एंड द पैशन फॉर योर कंट्री. आई थिंक देयर इज़ नथिंग मोर दैन द कंट्री. मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क से ज़्यादा अल्लाह मियाँ ने हमें इतना खुश नसीब बनाया कि हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क दिया है, और इसमें सारे मौसम हैं और हम एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं. तो जितना भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है. एंड टू दिस कंट्री वी ओ एवरीथिंग. सो फॉर दिस कंट्री आई वांट टू लिव एंड डाई फॉर दिस कंट्री. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिमीन आपका आने का. इसी के साथ नाज़रीन मेरे पास टाइम का इख्तिताम हो चुका है. आई होप कि आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा होगा. आप हमारे हीरोज़ से मिलके खुश हुए होंगे. डॉक्टर सिमीन जैसे लोग जो कि टायरलेसली काम करते हैं, हमें उनको सेलिब्रेट करना चाहिए. और हमें जिस तरह इन्होंने बोला कि अपनी जो अगली नस्ल है सबसे ज़्यादा उन बच्चों को
ये सब कुछ सिखाना चाहिए, इस तरह के लोगों की स्टोरीज़ बतानी चाहिए कि लुक दीज आर पीपल हु डोंट गिव अप। और जिस तरह डॉक्टर सीमीन ने ये भी बोला कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा, फ़िलहाल ऐसा ही है, ज़िंदगी मास्क के पीछे है, तो कुछ नहीं होता। मे बी अगले साल या शायद उसके अगले साल लिपस्टिक लगा के एंजॉय करेंगे, अभी नहीं कर सकते। आई होप कि आप लोग पाकिस्तान डे एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, मगर रिस्पॉन्सिबली उसको एंजॉय करें। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने मुल्क का ख्याल रखें, और अपने मुल्क का ख्याल फ़िलहाल हम ऐसे रख सकते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने मुल्क से प्यार करने का जज्बा सिखाएं, और फ़िलहाल मास्क पहने, ताकि डॉक्टर सीमीन जैसे लोग इतनी ज़्यादा जो मेहनत करते हैं, हम लोगों का इलाज करते हैं, उनके हॉस्पिटल्स के अंदर रश ना हो, क्योंकि जो थर्ड वेव है वो बहुत खौफनाक है और चल रही है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।